हेलो गाइस, तो स्वागत है आज आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको ये एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे आप आईआईटी जेईई जैसे बड़े एग्जाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली डिस्कस होने वाला है कि कैसे आप जेईई एडवांस्ड जैसे एग्जामिनेशन को, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस माना जाता है, उसको आप अपने पहले अटेम्प्ट में यानी कि 11th और 12th के साथ ही क्रैक किया जा सकता है। बहुत स्टूडेंट्स ने यह मिथ बना रखा है कि मैक्सिमम ड्रॉपर्स ही इस एग्जाम को क्रैक करते हैं, बट इट इज नॉट द ट्रू थिंग। ओके, मैं आज ट्रुथ को रिवील करने वाला हूँ बेसिकली इस वीडियो में कि किस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। 11th 12th के साथ ही कोचिंग, विदाउट कोचिंग, रिसोर्सेज के साथ मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है बेसिकली प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स फेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम। जब कभी भी कोई भी स्टूडेंट जेईई एडवांस्ड की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, 2 साल का प्रोसेस है। तो यू नो वेरी वेल कि एवरी डे इज नॉट द सिंगल डे, तो हर एक दिन डिफरेंट होता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स को। इनिशियल स्टेज पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पीक पे रहता है, बच्चा समझ नहीं पाता कि कैसे हम उसको ओवरकम करें। बट बाय द टाइम उसको रियलाइज हो जाता है कि या वी कैन डू। ओके, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी रह जाते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स पूरे 2 साल तक रह जाती हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे उनको ड्रॉप लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो प्रॉब्लम्स है बेसिकली ओवर थिंकिंग मतलब बच्चे ये सोचते हैं जनरली कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। पढ़ते टाइम कोई सवाल नहीं बना उसके बाद भी सोचने लगे कि मुझसे होगा या नहीं होगा। तो इसको आपको ओवरकम करना चाहिए। ओवर थिंकिंग से कोई मतलब नहीं, आप प्रोसेस पे स्टिक करके रहें, स्टिक टू द प्रोसेस में लगे रहें। एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बच्चे बैकलॉग क्रिएट कर लेते हैं, लेक्चर्स को प्रॉपर्ली अटेंड नहीं करते हैं। वीक में 4 दिन क्लासेस हैं, 5 दिन जो भी क्लासेस है उसमें शुरू की 2 क्लास ले ली, बाकी क्लास नहीं ली। तो ये बैकलॉग जो आप क्रिएट कर रहे हैं ये आपके लिए ब्लंडर बन जाता है आगे चल के। लेकिन स्टिल अगर आपका बैकलॉग बन गया, अगर मान लीजिए आप 11th क्लास में आपका बैकलॉग बन गया, स्टिल आप फाइट कर सकते हैं उस रेस में, आप फिर भी रह सकते हैं। आपको पुराना नहीं पढ़ना उस समय पे, आपको जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं उसके साथ ही आपको चलते जाना है। यानी कि जो लाइव में चल रहा है बेसिकली हमारे पास जो भी चीजें हमारे पास बच्चे बाकी पढ़ते जा रहे हैं, आप उसी के साथ चलते रहे और बाद में आप उस बैकलॉग को जो आपको पाइल अप हो रखा होगा उसको आप कंप्लीट कीजिए। अवॉइडिंग टेस्ट सबसे बड़ा रीजन आईआईटी जेईई एडवांस्ड, बहुत अच्छे बच्चे मैंने देखे हैं, बहुत टैलेंटेड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, लेकिन सिंस वो टेस्ट नहीं देते हैं, टेस्ट को अवॉइड करते हैं ये डर से कि नंबर कम आएंगे, तो वो रीजन बन जाता है उनके एग्जाम ना क्लियर होने का। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से, डीबीपी सॉल्व करने से, मॉड्यूल बुक से कोई मतलब नहीं है। आपको एट द एंड ऑफ द डे लास्ट दिन जेईई एडवांस्ड एग्जामिनेशन के दिन टेस्ट ही देना है, एग्जाम ही देना है। तो उस एग्जाम के प्रेशर को, उस एग्जाम के टेम्परामेंट को डेवलप करने के लिए बेसिकली टेस्ट देना है। आपके स्कोर्स कितने आ रहे हैं, लो है, हाई है, उससे मतलब नहीं है। टेस्ट, रेगुलर टेस्ट देने से ये फायदा होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट मैंने लिखा डिस्ट्रैक्शंस। ऑब्वियसली जिस एज में बच्चे इस बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी आती हैं, हर एक टाइप की डिस्ट्रैक्शन होती है। लेकिन बात मैं यही कहूंगा कि अगर आप डिटरमाइंड है, आप अपने गोल को लेके बिल्कुल फोकस्ड हैं, क्या मुझे करना है, तो ये डिस्ट्रैक्शंस किसी काम के नहीं होंगे। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे आता है बेस्ट स्ट्रेटेजी टू क्रैक आईआईटी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट द एग्जाम फॉर रेलेवेंसी। अगर आप एग्जाम को ही नहीं पढ़े कि जेईई एडवांस्ड एक्चुअल में है क्या, तो आप उसके सिलेबस को पढ़ के कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बच्चे इस होड़ में चले जाते हैं कि हाँ मैं ये भी पढ़ लूंगा, ओलंपियाड का भी पढ़ लूंगा, ये वाली बुक लगा लूंगा, वो वाली बुक लगा लूंगा, सब कुछ कर लूंगा तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा। एक्चुअल में आपको रेलेवेंसी मेंटेन करनी है। जब कभी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मैं किसी भी एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, रेलेवेंसी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ज्यादा करने से, कम करने से कुछ नहीं होता है। रेलेवेंट चीजें करना है, एग्जाम से जो जुड़ी हुई हो। ठीक है, चूज योर स्टडी मटेरियल वाइजली। अगर आपने इनिशियल स्टेज पे कोई मटेरियल चूज कर लिया तो एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट लेग ऑफ द प्रिपरेशन तक आपको उसी मटेरियल को सॉल्व करना है। ये नहीं कि बाद में फिर चेंज करते रहेंगे, नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा है दूसरा करते हैं, इसके क्वेश्चन हो नहीं रहे तो दूसरे पे स्विच करो। ऐसे स्विच करते करते आप अपनी प्रिपरेशन को खराब कर रहे होंगे, डिटोरियोरेट करेंगे, कुछ अच्छा नहीं होगा उससे। मेक नोट्स ऑफ द लेक्चर, जो भी लेक्चर्स आप देख रहे हो उसके नोट्स बनाएं। सुनते सुनते जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको सुनते सुनते आपके दिमाग में सब चल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हर एक टॉपिक बिल्कुल सेम नहीं होता इस प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, जितना मैंने भी
फेस किया हुआ अपने टाइम पर। तो बेसिकली आपको नोट्स बनाने प्रॉपर, मैं अपने टाइम पे भी प्रॉपर नोट्स बनाया करता था, उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाता था टेस्ट के लिए। तो वो एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप शॉर्ट नोट्स भी बनाइए ताकि आपको टेस्ट के टाइम जो आपका वीकली या फिर 2 वीक में एक बार जैसा भी पैटर्न होता होगा आपके टेस्ट देने का, तो आप उसको रिवाइज कर सके। ठीक है, और जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। रिवीजन एंड टेस्ट सबसे बड़ा पॉइंट होता है। जो ज्यादा रिवाइज करेगा, ज्यादा टेस्ट देगा, उसका सही में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। मैंने आगे पॉइंट लिखा भी है, प्रैक्टिस टेस्ट मोर एंड मोर। जितना ज्यादा आप टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जेईई एडवांस्ड एग्जाम जब होगा तो आपको एक्चुअल में एग्जामिनेशन ही देना है। आप सॉल्व कर रहे हो नॉर्मली, लेकिन एग्जाम प्रेशर में एग्जाम टेम्परामेंट मेंटेन करने के लिए जितना ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ज्यादा बेहतर होते जाएंगे आप। और टेस्ट से बेसिकली सीखने को ही मिलता है, सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होता है। एनालिसिस ऑफ द टेस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं तो बहुत खराब हो जाएगा। फिर उसके लिए मैं क्या ही कहूँ, आपको एनालाइज भी करना है टेस्ट में आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, और उन टेस्ट के क्वेश्चंस को वापस से करके देखें। आप अपनी नोट्स कॉपी में मेंटेन करके रखें कि जब आप जेईई एडवांस एग्जाम देने जा रहे होंगे तो उस क्वेश्चंस को आप देख सके, सच दैट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके अंदर मेंटेन हो। रिवाइज द कंसेप्ट्स थ्रू माइंड मैप्स। माइंड मैप्स नहीं तो शॉर्ट नोट्स बना के आप अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट अगला पॉइंट है, ऑलवेज हैव फेथ इन योरसेल्फ। जब कभी भी आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने अंदर विश्वास तो बिल्कुल होना ही चाहिए। ये बहुत ही लाजमी बात है, क्योंकि अगर आपको खुद पे ही विश्वास नहीं है तो आप क्या ही तैयारी करेंगे उस पर्टिकुलर एग्जाम की। तो कभी भी विश्वास खोना नहीं है। बी कंसिस्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑलवेज बी कंसिस्टेंट एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ, डोंट गिव अप। ओके, तो यही मैं कहना चाहता था आपसे। आई होप एंड बिलीव आपको ये स्ट्रेटजीज बहुत ही रेलेवेंट लगी हुई होंगी इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कमेंट्स में भी, रिसोर्सेज के लिए मैंने एक्चुअल में वीडियो बना रखी है, आप जाके वहां देख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ भी एक स्लाइड ऐड कर दी है। रिसोर्सेज का एक वीडियो पर्टिकुलरली मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में है IIT इनोवेशन चैनल में, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने यहाँ भी लिस्ट अप कर दिया है। फिजिक्स के लिए आप HC वर्मा कर सकते हैं। अगर आप बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो सेंगेज मैकेनिक्स, सेंगेज फॉर फिजिक्स के लिए आप जाइए, उसके डिफरेंट बुक्स हैं डिफरेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स के लिए, अगर आपको हायर प्रैक्टिस करनी है। और इरोडोव के कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स कर लीजिए एडवांस के लिए। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs एग्जाम का ट्रेंड बताता है और रेलेवेंसी आपको यहीं से पता चलेगी PYQs से, जो मैं पहले पॉइंट कवर किया था। केमिस्ट्री के लिए NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT के एक लाइन से क्वेश्चन उठा के पूछे जा रहे हैं जेईई मेंस में, और जेईई एडवांस्ड में इवन कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम NCERT आ रहे हैं। और फिर MS चौहान ऑर्गेनिक के लिए, JD ली इनऑर्गेनिक के लिए, नीरज कुमार पियर्सन फिजिकल के लिए PYQs। ऑब्वियसली केमिस्ट्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है PYQs। मैथमेटिक्स के लिए आप कोचिंग मटेरियल कीजिए। ब्लैक बुक मैंने अपने टाइम पे रेफर किया हुआ था, मैंने उस वीडियो में बताया शॉर्ट्स वाले वीडियो में, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। PYQs जो है हमारे पास वो तो करना ही है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, और टेस्ट के क्वेश्चंस जो आपसे उस टाइम पे नहीं हुए थे तो आपको और करना है। ठीक है, सो ये आपके रिसोर्सेज हो गए। और आप ये भी कमेंट करके बताइए कि अगले वीडियो में आपको क्या चाहिए। अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का चाहिए तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11 की, क्लास 12 के वो भी ले आऊंगा जेईई 2024 के लिए। अब एक और परेशानी आती है डमी वर्सेस रेगुलर। तो डमी स्टूडेंट्स के लिए ये कहूंगा कि उनके पास पूरा टाइम होता है, पूरा दिन होता है, तो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली मेंटेन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें। आपके पास तो पूरा टाइम है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए। और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए आपको एक टाइम टेबल बना के रखना होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। ब्रेक भी लें आप, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं जेईई क्लियर करना है तो आए स्कूल से आए फिर डायरेक्ट पढ़ना चालू करते, ऐसा नहीं। ब्रेक लेकर के एक टाइम टेबल मेंटेन कीजिए, उस टेम्पो के साथ आप चलते जाइए और प्रोसेस पे स्टिक कीजिए। ये ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा कि वो डमी वाला है तो उसका हो जाएगा, मैं रेगुलर वाला हूं तो मेरा नहीं होगा। एक्चुअल में जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं भी एक रेगुलर स्टूडेंट था, मेरा भी स्कूल का टाइमिंग बिल्कुल 6 घंटे के आसपास का हुआ करता था, लेकिन स्टिल मैंने टाइम मैनेज करके फर्स्ट अटेम्प्ट में जेईई क्रैक किया। तो आप समझ सकते हैं आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी चलना होगा, फिर आपका जो भी जैसा भी हो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स एवरीबॉडी। कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो में आपको क्या चाहिए।